लेकिन आज की जो रैली थी ममता बनर्जी की या तृणमूल कांग्रेस की जो आज की रैली थी, मैं समझता हूँ कि एक होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ एक रैली कर रही थी। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से ये गुहार लगा रही थी कि रेपिस्ट को पकड़ा जाए, जांच ठीक से की जाए। बहुत सेंसिटिव मामला है ये। अगर हम अपने चैनल के माध्यम से, आप अपने चैनल के माध्यम से नफ़रत अगर फैलाएंगे तो इससे दंगा फैलेगा। हमें इस मामले को बहुत ही सूझबूझ के साथ समझना होगा और लोगों तक, अपने व्यूवर्स को ये पूरा इंसिडेंट बहुत ही सूझबूझ के साथ पहुंचाना भी होगा। कोलकाता पुलिस पूरी तरह से इस मामले में फेल रही, पश्चिम बंगाल सरकार फेल रही। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जब हाथरस में वहाँ की एक दलित बेटी के साथ रेप होता है, बलात्कार किया जाता है और उसे बिना घर ले जाए जला दिया जाता है और इसमें पुलिस भी शामिल होती है, तो हम सवाल किस पर उठाते हैं उस वक्त? चाहे आम जनता हो, पश्चिम बंगाल से हो या दुनिया के किसी भी कोने से हो, हर एक जनता सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस पर उठाती है, हर एक व्यक्ति सवाल योगी सरकार पर उठाता है। तो अगर पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटना घटी है तो सवाल कोलकाता पुलिस पर, सवाल पश्चिम बंगाल पुलिस पर, सवाल ममता बनर्जी सरकार पर उठेंगे। हाँ, अगर कोई चाटुकारिता कर रहा है तो वो उसका अपना एंगल है। वही लोग जो खामोश, आज कुछ लोग खामोश है, ये कहने से डर रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है, सरकार को कहने से डर है, लेकिन वही लोग सामने आ जाते हैं और ढेरों तादाद में सामने आ जाते हैं जब उत्तर प्रदेश में होता है, जब हरियाणा में होता है, गुजरात में कोई कांड होता है, तो हम सीधे वहाँ के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, वहाँ की पुलिस को, वहाँ के उच्च अधिकारियों को गालियाँ देते हैं। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में होता है तो हम खामोश रहते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। टॉपिक ऑफ द टाउन क्या है? आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और जो प्रोटेस्ट होने वाला था, जो मशाल रैली होने वाली थी, जो कैंडल मार्च होने वाला था, वो एक दिन पहले प्लान्ड हो चुका था। सोशल मीडिया पे उसके पोस्टर शेयर हो चुके थे। हर कोई जानता था कि आज की रात यानी 11:30 बजे, 14 अगस्त की रात 11:30 बजे एक रैली आने वाली है, लोगों का हुजूम आने वाला है आरजीकर में, कलकत्ता शहर के अलग अलग जगहों पर। पुलिस की जिम्मेदारी क्या थी उस दिन? जहाँ 10 लोग थे वहाँ 1000 लोग दें, जहाँ 1000 हैं वहाँ 50,000 लोग दें। फोर्स क्यों नहीं थी? ये सबसे बड़ा सवाल यही है। ये नहीं कि अचानक से प्रोटेस्ट शुरू होने लगा, नहीं, प्रोटेस्ट अचानक से शुरू नहीं है। प्रोटेस्ट एक दिन पहले यहाँ पर किया गया है, उसके पोस्टर शेयर किए गए। पुलिस जानती थी, पुलिस को इतला दी गई थी कि प्रोटेस्ट होने वाला है। पुलिस को चाहिए था कि सतर्क रहें। आप एक और चीज़ में मुझे याद आ गया कि थोड़ा बहुत भी कोई पार्टी के, किसी भी पार्टी के जब कोई लीडर रैली करते हैं तो ड्रोन कैमरा उड़ते हैं। आप तो जानते होंगे, फील्ड में आप हमेशा रहते हैं। ड्रोन से निगरानी की जाती है। निगरानी उस दिन क्यों नहीं ड्रोन चलाई गई थी कोलकाता पुलिस द्वारा? मैं समझता हूँ उस दिन तो ड्रोन चलना चाहिए था ना, एटलीस्ट वो गेट पर तो चलना चाहिए था। मेडिकल कॉलेज के बाहर, जो आरजीकर के गेट के बाहर, एक ड्रोन तो हमेशा वहाँ होना चाहिए था ना, पुलिस के लोग होने चाहिए थे। लेकिन जो भीड़ आती है तो कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी की मैं तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने जो कहा कि पुलिस एक्शन ले, किसी भी पार्टी के लोग हों, चाहे वो उनकी भी पार्टी के लोग क्यों ना हो। जो 14 तारीख की रात को जो दंगा हुआ, जो इमरजेंसी तोड़े गए और जो डॉक्टरों को मारा गया, उनके कैंप तोड़े गए, चेयर्स तोड़े गए, कोई भी हो, अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कोई भी हो उनके खिलाफ एक्शन हो बिना उनका झंडा देखे। ये इसके लिए मैं अभिषेक बनर्जी को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन डॉक्टर से जब मैंने आज बात की कि सर क्या आप लोग अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, तो डॉक्टरों ने कहा कि हमारा प्रोटेस्ट जैसे लास्ट फ्राइडे से शुरू हुआ था, हमारा प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक आरोपी को सज़ा ना मिल जाए, इस पूरे मामले की जांच अच्छे तरीके से ना हो जाए। इस मामले को जो बहुत ही करीब से कवर कर रहे थे हमारे साथ जर्नलिस्ट शहनवाज आदिल है, जिनका ताल्लुक खबरीलाल से है कि आप पिछले 6-7 दिनों से, मैं तो कहूँगा फर्स्ट डे से आप स्पॉट पर बहुत ही ज़मीनी सतह पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ के जूनियर डॉक्टरों से आपकी बातचीत हुई होगी, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? देखिए, ये मामला तो डे 1 से कहीं ना कहीं तनवीर भाई डॉक्टरों का मामला था। डॉक्टर्स लास्ट फ्राइडे यानी 9 अगस्त के दिन जब ये खबर आती है 11:30 बजे के करीब सुबह में, जब आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के सेमिनार रूम से एक लेडी डॉक्टर का डेड बॉडी जब बरामद होता है, तो उसके बाद एक माहौल बहुत ख़राब हो जाता है। डॉक्टर्स उसी दिन से धरने पर उतर जाते हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से डॉक्टर धरना कर रहे होते हैं। साथ ही साथ संविधानिक जो तरीका है प्रोटेस्ट करने का, वो उस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे थे 14 अगस्त तक। 14 तारीख को भी ठीक उसी तरह सब धरना चल रहा था। सिर्फ डॉक्टरों का ये मांग डे 1 से है कि सेफ्टी प्रोवाइड की जाए, अश्योरिटी दी जाए कि हम सेफ़ रहें जहां हम काम कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल है। लेकिन 14 तारीख के रात को ऐसा एक वाक़या पेश आता है
वहाँ मैं लाइव था अपने चैनल पर और मैंने दिखाने की कोशिश की, मेरा एक दोस्त भी था। डॉक्टर्स नहीं थे कैमरे में, डॉक्टर्स नहीं थे, क्योंकि डॉक्टर्स के स्टेज को तोड़ा गया। जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे जिस स्टेज पर वो तोड़ा गया, उनके वो जिस चेयर्स पे बैठ रहे थे उन चेयरों को भी तोड़ा गया। तो इस तरह के माहौल कहीं ना कहीं 14 तारीख की रात को, यानी 15 तारीख हो गई थी 12 बजे के बाद, लगभग 12:30-1 के बीच ये पूरी घटना जो है घटी है आरजीकर अस्पताल में। तो यहाँ के डॉक्टरों में क्या बातचीत हो रही थी? आप बहुत करीब से इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। देखिए, जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आता है, इनिशियल जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आता है, उसमें बताया जाता है कि 10 जगहों पर, जिस्म के अलग अलग 10 जगहों पर निशानात पाए गए हैं। और जिस कंडीशन में उस बेटी को देखा गया, उस डॉक्टर को देखा गया सेमिनार रूम के भीतर, जो लोग भी पहले गए थे उन्होंने बताया, और कोई भी एक बच्चा भी देखकर ये कह सकता है कि वो सुसाइड नहीं था। लेकिन इसी अस्पताल के प्रिंसिपल, जो जिन्हें अभी रिज़ाइन करना पड़ा दबाव के बाद, संदीप घोष, वो कहते हैं कि सुसाइड था। फिर उनका एक बयान आता है कि इतनी रात को क्या करने डॉक्टर गई थी, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह का कुछ एक मुहावरा है, कहीं ना कहीं इस मामले में फिट होता है कि अपने आप को कहीं ना कहीं बचाने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संदीप घोष इसमें मुलविस है या उनका कोई रोल है, लेकिन वो एक जिम्मेदार हैं एक अस्पताल के, वो प्रिंसिपल हैं। कोई भी घटना घटती है तो सवाल उनसे ही किया जाएगा, और मैं समझता हूँ कि जो सत्ताधारी होता है या जिसके पास सीट होता है, सवाल उन्हीं से होता है, विरोधी से नहीं होता है या अपोजिशन से सवाल नहीं होते। तो संदीप घोष से जब इस घटना के बारे में डॉक्टर्स पूछते हैं तो वो कहते हैं कि सुसाइड है या इस तरह से। फिर खबरों में ये भी आया कि उनके पेरेंट्स को फ़ोन गया पहले, तो पेरेंट्स बताते हैं कि हमें फ़ोन आया और कहा गया कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप लोग आ जाएँ। फिर फ़ोन करके बताया जाता है कि आपकी बेटी सुसाइड कर चुकी है, आप आ जाएँ। तो इस तरह की खबरें जो है चल रही थी। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जब ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आता है, वो देखने के बाद एक बच्चा भी कह सकता है कि वो सुसाइड था नहीं। अगर वो सुसाइड करती, उसके जो लेडी डॉक्टर थी 31 वर्षीय, उसके दोनों आंखों से खून बह रहे थे, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, उंगली नाखून जो होते वो जख्मी पाए गए, यहाँ तक कि पैर, उनका जो दोनों लेग था, जो दोनों पैर था, वो इस हालत में पाया गया जैसे कि हड्डी वहाँ की टूट गई हो, प्राइवेट पार्ट से खून देखे गए, खून बह रहा था। तो ऐसे 10 जगहों पर निशानात पाए गए हैं। तो ये कहना तो मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी होगी कि ये सुसाइड केस था। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूँगा, रेप तो है, क्योंकि रेप हुआ है और मैं रेप कहूँगा इसे, रेप और मर्डर। लेकिन यहाँ मैं इस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकता हूँ। ये काम है पुलिस अथॉरिटी का, सीबीआई अब जांच कर रही है, सीबीआई का काम है, जांच एजेंसी का काम है कि पहले रेप हुआ या पहले मर्डर हुआ। ये इस चीज़ की मैं पुष्टि नहीं करूँगा, ये काम जिसका है, जो जांच एजेंसी है वो करेगी। कहा जा रहा है कि एक से ज़्यादा लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। जिस सेविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया गया वो अकेला नहीं था। क्या लगता है आपको, यहाँ पे क्या बातें चल रही हैं? देखिए, क्राइम तक का मैंने एक रिपोर्ट मैं कल देख रहा था, क्राइम तक एक बड़ा चैनल है यूट्यूब का, तो उन्होंने कहा कि जो लड़की है, जो लेडी डॉक्टर जिसकी मौत हो गई, उसका जो बॉडी वेट था, सपोज़ कीजिए 50 केजी की वो होगी, तो संजय राय भी कम से कम 50-60 केजी के बीच का होगा। एक मैं एवरेज बता रहा हूँ। तो काबू पाना इतना आसान नहीं होगा। हाँ, अगर एक 90 केजी का मेल होता और 30-35 केजी की लड़की होती तो काबू पाना एक इजी वे लग सकता था। लेकिन जिस तरह से काबू, वो 50 एक जैसा कदोकामत था दोनों का, तो काबू पाना पॉसिबल नहीं था। लड़ाई इसी की कहीं ना कहीं डॉक्टर्स आज लड़ रहे हैं। अगर डॉक्टर सेटिस्फाई होते हैं, संजय राय तो 24 घंटे के भीतर अरेस्ट हो गया, अगर डॉक्टर्स उसकी गिरफ्तारी पर सेटिस्फाइड होते हैं तो आज धरने पर क्यों बैठते हैं? सवाल यही है कि डॉक्टर समझ रहे हैं कि ये एक लोगों का काम नहीं है, इस मामले में एक से ज़्यादा लोग शामिल हैं। और कहीं ना कहीं इस मामले में, जैसा कि कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैंने जो देखा अपने चैनल पर चलाया, जो मैंने किया ग्राउंड पे, मैं बस उसी के आधार पे बात करूंगा। सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ चल रहा है, मैं उसकी पुष्टि भी नहीं करूंगा, ना ही मैं चाहूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से उन अफवाहों की पुष्टि करें। लेकिन एक व्यक्ति का काम नहीं है। बहुत लोग ये कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि किसी बड़े लीडर या किसी बड़े व्यक्ति को बचाने की पूरी साजिश रची जा रही है। ये सारा मामला चल रहा है। आज पुलिस कमिश्नर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक नामनिगार रिपोर्टर सवाल करते हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी नाकामी हो सकती है। तो क्या वो अपनी फेलियर को एक्सेप्ट कर रहे हैं? घटना के मतलब
तकरीबन 6-7 दिन हो चुके हैं। हाँ, देखिए 6-7 दिन इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात मैं बताता हूँ कि जिस हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर अलाउड है, जो लास्ट फ्राइडे के बाद सिर्फ डॉक्टर्स अलाउड हैं, पुलिस अधिकारी आ रहे हैं या फिर रिपोर्टर आ रहे हैं, और जहाँ पर ये वारदात रचा गया अस्पताल के 4th या 3rd फ्लोर में जो सेमिनार रूम है वहाँ पर, उसी फ्लोर पर क्यों आप एक कंस्ट्रक्शन या फिर रिकंस्ट्रक्शन या तोड़फोड़ का काम, आपने रिनोवेशन का काम आप क्यों करवाएंगे? ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज पिछले फ्राइडे से कहीं ना कहीं टॉपिक ऑफ द टाउन है। हर किसी के ज़बान पर आरजीकर का ही नाम है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या हिंदुस्तान हो या पूरा। आज टाइम्स स्क्वायर में भी इसको लेकर मैंने देखा कि प्रोटेस्ट चल रहा है और बड़े बड़े चैनल्स भी चला रहे हैं। तो कहने का मंशा ये है कि जो टॉपिक ऑफ द टाउन जो जगह है, जो हॉट स्पॉट है, वहाँ पर रिनोवेशन का काम अचानक से करना, वो भी उसी फ्लोर में जिस फ्लोर में सेमिनार रूम है, ये सवालिया निशान उठता है। आज एक और तस्वीर देखने को मिली है कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लीडरशिप में आज एक रैली कोलकाता में निकलती है। कैसे देखते हैं, क्योंकि जब भी कोई घटना, बड़ा घटना पेश आता है देश भर में, तो ममता बनर्जी सड़क पर उतरती हैं। आज भी उनको देखा गया। देखिए तनवीर, आज की जो रैली थी ममता बनर्जी की, मैं ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के हिसाब से मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और कई मामले में उनका डिसीजन बहुत अच्छा होता है। इस मामले में भी उन्होंने एक इनिशियल अपना बयान दिया था कि जो रेपिस्ट है उसको हैंग आउट की, मतलब उसके साथ उसको फांसी चढ़ाया जाए, ठीक है। लेकिन आज की जो रैली थी ममता बनर्जी की या टीम तृणमूल कांग्रेस की जो आज की रैली थी, मैं समझता हूँ कि एक होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ एक रैली कर रही थी ये, और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से ये गुहार लगा रही थी कि रेपिस्ट को पकड़ा जाए, जांच ठीक से की जाए। आप इस बात को समझिए कि होम मिनिस्टर खुद ममता बनर्जी किसके लिए कर रही है? हेल्थ मिनिस्टर से वो खुद हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनकी भी तो रिजिग्नेशन की मांग उठ रही है इसी अस्पताल से। हाँ, वो पॉलिटिकल एंगल है, बीजेपी वाले उठा रहे हैं या फिर दूसरी पार्टियां, वो पॉलिटिकल में मैं नहीं जाऊंगा। मैंने 7 दिन जो भी कवर किया या डे 8 तक मैंने जो भी कवर किया, मैंने अपने चैनल पे 80% सिर्फ डॉक्टरों की आवाज़ उठाई है, सिर्फ मैंने डॉक्टरों से बात की। हाँ, 20% हमें पॉलिटिकल पार्टियों से बातचीत करनी पड़ी, कभी बीजेपी से तो एसएफआई, डीवाईएफआई, इन लोगों से मैंने बात किया, लेकिन 80% मैंने अपने चैनल पे डॉक्टरों से बात की। मैं डॉक्टरों की आवाज़ बनना चाहता हूँ और एक जिम्मेदार जिस तरह आप काम करते हैं यहाँ आकर, इतना बहुत सेंसिटिव मामला है ये। अगर हम अपने चैनल के माध्यम से, आप अपने चैनल के माध्यम से नफ़रत अगर फैलाएंगे तो इससे दंगा फैलेगा। हमें इस मामले को बहुत ही सूझबूझ के साथ समझना होगा और लोगों तक, अपने व्यूवर्स को ये पूरा इंसिडेंट बहुत ही सूझबूझ के साथ पहुंचाना भी होगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। अच्छा, इन 7 दिनों में अस्पताल के आसपास मरीजों की काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। जब इंसिडेंट से पहले मैं भी इस अस्पताल में कई बार आया। 7 दिनों में मरीजों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपकी नज़रों से? देखिए, मुश्किलात तो हुए हैं, लोग इमरजेंसी में भी यहाँ या किसी भी अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा था, ओपीडी भी बंद कर दिए गए। फिर इनका डॉक्टरों का एक एजेंसी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि जब तक जस्टिस नहीं मिल जाता तब तक ओपीडी बंद होगा, कोई ओपीडी का काम नहीं होगा। तो लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर्स, ये मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है, अगर डॉक्टर्स ओपीडी शुरू कर देते हैं या इमरजेंसी शुरू कर देते हैं तो शायद ये मामला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हो जाएंगे। फिर प्रोटेस्ट कौन करेगा? फिर उस बिटिया के लिए कौन लड़ेगा? जो 31 साल की बेटी के साथ, बंगाल की बेटी के साथ, जो डॉक्टर के साथ जो हुआ, वो भी सरकारी अस्पताल में, वो भी एक प्रिंसिपल संदीप घोष, जिन्हें रिज़ाइन करना पड़ता है एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देने के बाद, और सेम डे यानी 4 घंटे के भीतर कलकत्ता के ही एक दूसरे अस्पताल में उन्हें अपॉइंट कर लिया जाता है, तो सवाल तो उठता है। सीबीआई पर सवाल ममता सरकार की तरफ से हमेशा उठाए गए हैं कि सीबीआई वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन करती है, मुनसिफाना तरीके से उनका जांच नहीं होता है। लेकिन आज बंगाल के मुख्यमंत्री उसी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की मांग करती हैं। देखिए, सीबीआई का रिकॉर्ड आप देखें तो कुछ खास अच्छा नहीं रहा है हमेशा से। आप सुशांत सिंह राजपूत का रिकॉर्ड देख लें या फिर जिया खान का मामला देख लें, रिजवानुर रहमान का मामला देखें, ऐसे ढेरों। कांग्रेस की सरकार में भी सीबीआई को
तोता कहा जाता था, आज मतलब पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आज मैं सीबीआई की रिपोर्ट जो रिकॉर्ड है उनकी बात कर रहा हूँ कि 60-70% आई थिंक उनका जो रिकॉर्ड है वो अधूरा ही छोड़ देते हैं इन सारे मामलात को। और बंगाल में हमेशा सीबीआई को रोकने का ही काम किया गया है। शायद मैं समझता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने इस 14-15 साल की राजनीति वाली दुनिया में पहली बार उन्होंने कहा कि आओ सीबीआई हमारा जांच करो। मैं ये समझता हूँ और सीबीआई जो जांच करेगी पता नहीं क्या होगा, किस तरह से देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोलकाता पुलिस पूरी तरह से इस मामले में फेल रही, पश्चिम बंगाल सरकार फेल रही। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जब हाथरस में वहाँ की एक दलित बेटी के साथ रेप होता है, बलात्कार किया जाता है और उसे बिना घर ले जाए जला दिया जाता है और इसमें पुलिस भी शामिल होती है, तो हम सवाल किस पर उठाते हैं उस वक्त? चाहे आम जनता हो, पश्चिम बंगाल से हो या दुनिया के किसी भी कोने से हो, सब हर एक जनता सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस पर उठाती है, हर एक व्यक्ति सवाल योगी सरकार पर उठाता है। तो अगर पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटना घटी है तो सवाल कोलकाता पुलिस पर, सवाल पश्चिम बंगाल पुलिस पर, सवाल ममता बनर्जी सरकार पर उठेंगे। हाँ, अगर कोई चाटुकारिता कर रहा है तो वो उसका अपना एंगल है। वही लोग जो खामोश, आज कुछ लोग खामोश है, ये कहने से डर रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है, सरकार को कहने से डर है, लेकिन वही लोग सामने आ जाते हैं और ढेरों तादाद में सामने आ जाते हैं जब उत्तर प्रदेश में होता है, जब हरियाणा में होता है, तो कभी आप देख लें गुजरात में कोई कांड होता है तो हम सीधे वहाँ के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, वहाँ के पुलिस को, वहाँ के उच्च अधिकारियों को गालियाँ देते हैं। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में होता है तो हम खामोश रहते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे रहेंगे? बिल्कुल, ये सवाल नहीं है, ये आप खुद जवाब कह रहे हैं। डॉक्टर्स जो डॉक्टर्स लोगों का इलाज करते हैं, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर दुनिया में खुदा का या भगवान का रूप किसी को माना जाए तो वो डॉक्टर्स को माना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स जब सेव नहीं हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे माँओं की, हमारे बच्चों के का इलाज दिन रात करते हैं, जिसकी हत्या की गई रेप करने के बाद 36 घंटे वो ड्यूटी में थी, 36 घंटे ड्यूटी करवाकर आप डॉक्टर्स को हैरेस कर रहे हैं। और जब वो बच्ची आराम करने के लिए जाती है डिनर करने के बाद 2 बजे के बाद रात के, और 3-3:30 बजे रात में उसके साथ इस तरह का घटना जब घट जाता है, और पुलिस तो शुरू में जो इन्वेस्टिगेशन किया गया उस सीसीटीवी फुटेज नहीं थे सेमिनार रूम में, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल मैंने अपने चैनल पर उठाया था कि इतने बड़े अस्पताल में सेमिनार रूम में सीसी कैमरा क्यों नहीं है? सीसी कैमरा हर एक जगह पर होना चाहिए सिवाय टॉयलेट और बाथरूम छोड़कर। आप हर जगह पर सीसी कैमरा लगाएं, वो भी वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल में समझता हूँ सरकारी अस्पताल पश्चिम बंगाल में आरजीकर को माना जाता है। साथ ही साथ डॉक्टरों से जब मैंने बात किया था लास्ट वीक, तो डॉक्टरों ने कहा कि इमरजेंसी में जो डॉक्टर्स ड्यूटी देते हैं उनके लिए सेपरेट बाथरूम नहीं है, जेंट्स और फीमेल और मेल के लिए सेपरेट बाथरूम नहीं है, उनके लिए रेस्ट रूम नहीं है। तो फिर कहाँ जाएंगे डॉक्टर्स? मजबूरी में मैदान में चले जाते हैं, खाली जगहों को देखकर बैठ जाते हैं, सेमिनार में चले जाते हैं, लाइब्रेरी में चले जाते हैं रात के अंधेरे में। अभी आप 3rd या 4th फ्लोर में जाएंगे तो आपको ना बंदा मिलेगा ना बंदे की ज़ात मिलेगी। तो फिर तो इस तरह के दरिंदे कि कब किसके शक्ल में घूम रहे हैं, कोई सिविक वॉलंटियर की शक्ल में घूम रहा है। 1 महीने कबल यानी 1 जुलाई को कोलकाता के एक अस्पताल में मरीज के साथ मारपीट का मामला आता है और उसमें साफ तौर पर इस वीडियो में देखने को मिलता है कि सिविक वॉलंटियर लाठीचार्ज कर रहे हैं। इस मामले में भी हमने देखा कि सिविक वॉलंटियर, तो कलकत्ता पुलिस क्या कर रही है सिविक वॉलंटियर को लेकर? आखिर सिविक वॉलंटियर का नाम बार बार क्यों आता है? देखिए, आप पासपोर्ट बनाएंगे ना, या मैं पासपोर्ट बनाऊँ या कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट जब बनाता है या कहीं जाता है तो कोलकाता पुलिस द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होता है कि आपका पिछला कोई रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है। तो सिविक वॉलंटियर की जब नौकरी लगती है, क्या उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये देखते नहीं हैं? मैं समझता हूँ कि देखना चाहिए कि इनका रिकॉर्ड कैसा है। ये मतलब इंसान की भेष में दरिंदे हैं, ना रेपिस्ट हैं, ना मर्डरर है, ये भी तो देखना चाहिए ना। आप चितरंजन की जो बात कर रहे हैं, 1 महीने पहले एक परिवार को जिस तरह से मारा गया, मरीज़ भी इसमें शामिल थी, उस जिस तरह से सिविक वॉलंटियर ने गुंडामू किया, मैं समझता हूँ कि गुंडा राज जैसा एक होता है ना, कि डंडा एक गुंडे के भी हाथ में होता है और एक पुलिस के भी हाथ में होता है। पुलिस के हाथ में जब डंडा होता है तो हम उसे रक्षक समझते हैं, लेकिन जब गुंडे के हाथ में डंडा चला जाता है तो वो भक्षक हो जाता है। तो सिविक वॉलंटियर भी जिस तरह से चितरंजन में पेशेंट को मार रहे थे वो भक्षक दिख रहे थे, और यहाँ भी जो संजय राय सिविक वॉलंटियर जो इस मामले में जिसकी गिरफ्तारी हुई है
उसके भी फ़ोन से पॉर्न वीडियो पाए गए हैं। वो ऐसी मानसिकता का शुरू से शिकार था। उसके बताया जा रहा है कि उसकी 3 बीवियां उसे छोड़कर चली गई हैं। एक बीवी का डेथ 1 साल पहले कैंसर के कारण हुआ था। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि उसके मोबाइल पे जो पॉर्न वीडियो पाए गए हैं वो इसी तरह के मतलब जो क्रिमिनल पॉर्न वीडियो होते हैं ना, कि किसी को दर्द देकर इस तरह का मामलात करना, उस तरह के वीडियोस पाए गए हैं। तो आप ऐसे लोगों को कैसे सिविक वॉलंटियर में रख सकते हैं? कभी आखिरी सवाल, आज कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने 14 अगस्त की रात जो घटना यहाँ पर पेश आया था, उन्होंने कहा कि फोर्स यहाँ पर मौजूद थी। आप आई विटनेस हम कह सकते हैं, आप उस वक्त मौजूद थे। फोर्स की तादाद कितनी होगी? देखिए, मैंने शुरू में एक बात कहा था कि टॉपिक ऑफ द टाउन क्या है? आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और जो प्रोटेस्ट होने वाला था, जो मशाल रैली होने वाली थी, जो कैंडल मार्च होने वाला था, वो 1 दिन पहले प्लान्ड हो चुका था। सोशल मीडिया पे उसके पोस्टर शेयर हो चुके थे। हर कोई जानता था कि आज की रात यानी 11:30 बजे, 14 अगस्त की रात 11:30 बजे एक रैली आने वाली है। लोगों का हुजूम आने वाला है आरजीकर में, कलकत्ता शहर के अलग अलग जगहों पर। पुलिस की जिम्मेदारी क्या थी उस दिन? जहाँ 10 लोग थे वहाँ 1000 लोग दें, जहाँ 1000 हैं वहाँ 50,000 लोग दें। फोर्स क्यों नहीं थी? ये सबसे बड़ा सवाल यही है। ये नहीं कि अचानक से प्रोटेस्ट शुरू होने लगा, नहीं, प्रोटेस्ट अचानक से शुरू नहीं है। प्रोटेस्ट 1 दिन पहले यहाँ पर किया गया है। उसके पोस्टर शेयर किए गए। पुलिस जानती थी, पुलिस को इतला दी गई थी कि प्रोटेस्ट होने वाला है। पुलिस को चाहिए था कि सतर्क रहें। आप एक और चीज़ में मुझे याद आ गया कि थोड़ा बहुत भी कोई पार्टी के किसी भी पार्टी के जब कोई लीडर रैली करते हैं तो ड्रोन कैमरा उड़ते हैं। आप तो जानते होंगे, फील्ड में आप हमेशा रहते हैं। ड्रोन से निगरानी की जाती है। निगरानी उस दिन क्यों नहीं ड्रोन चलाई गई थी कोलकाता पुलिस द्वारा? मैं समझता हूँ उस दिन तो ड्रोन चलना चाहिए था ना। एटलीस्ट वो गेट पर तो चलना चाहिए था। मेडिकल कॉलेज के बाहर, जो आरजीकर के गेट के बाहर, एक ड्रोन तो हमेशा वहाँ होना चाहिए था ना। पुलिस के लोग होने चाहिए थे। लेकिन जो भीड़ आती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के डॉक्टर क्या सोच रहे हैं? देखिए, ममता बनर्जी की तो बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन अभिषेक बनर्जी की मैं की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने जो कहा कि पुलिस एक्शन ले, किसी भी पार्टी के लोग हों, चाहे वो उनकी भी पार्टी के लोग क्यों ना हो। जो 14 तारीख की रात को जो दंगा हुआ, जो इमरजेंसी तोड़े गए और जो डॉक्टरों को मारा गया, उनके कैंप तोड़े गए, चेयर्स तोड़े गए, कोई भी हो, अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कोई भी हो उनके खिलाफ एक्शन हो बिना उनका झंडा देखे। ये इसके लिए मैं अभिषेक बनर्जी को मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह का स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है आम जनता को, क्योंकि वो लोग सुप्रीमो हैं, मुख्यमंत्री के वो भतीजे हैं। तो लोगों का उनसे एक क्या कहते हैं, एक भरोसा है उन पर, क्योंकि 15 साल लोगों ने उन्हें वोट देकर सरकार पे बनाए रखा है। और अगर अच्छा काम करेंगे तो आगे भी लोग बनाए रखेंगे। लेकिन डॉक्टर से जब मैंने आज बात की कि सर क्या आप लोग अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, तो डॉक्टरों ने कहा कि हमारा प्रोटेस्ट जैसे लास्ट फ्राइडे से शुरू हुआ था, हमारा प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक आरोपी को सज़ा ना मिल जाए, इस पूरे मामले की जांच अच्छे तरीके से ना हो जाए। क्या संजय राय अगर अकेला इस वारदात में शामिल है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन या जो सीबीआई है वो प्रॉपर जो है प्रूफ दे कि हाँ सिर्फ संजय राय ही शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो 151 ग्राम, आई थिंक इस तरह से खबरें मैंने देखी, वो स्पर्म पाए गए उस बिटिया के प्राइवेट पार्ट से। तो मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति, एक साधारण और एक हेल्दी व्यक्ति एक टाइम में, मैं समझता हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, 10 से 15 ग्राम ही वो इजेक्ट कर सकता है एट अ टाइम। तो 150 ग्राम आए कहाँ से? तो नहीं, आप जो कह रहे हैं 1.5, इसको लेकर आज पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने कहा है कि ये फॉल्स है। ये तो एनडीटीवी ने छापा है ना, मैं उसी के आधार। आज उन्होंने कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर लाल बाजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि ये फॉल्स है, इस तरह की प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। सर कह रहे हैं फॉल्स है तो शायद फॉल्स होंगे। तो फिर जो एजेंसियां, मैंने तो अपने चैनल पे कहा भी नहीं, अभी एक मैं पेपर पढ़ रहा था, बड़ा पेपर है, नेशनल पेपर है, उसी के आधार पे। क्या लगता है, क्या कोलकाता पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है शुरुआती दौर से? दबाना चाहती है कि नहीं चाहती है, लेकिन कोलकाता पुलिस फेलियर तो है, क्योंकि उस दिन जो दंगा हुआ डॉक्टर्स नहीं थे, दंगा करने में डॉक्टर्स नहीं थे। अगर डॉक्टर्स होते तो इमरजेंसी के भीतर का जो हालत है, मशीनें तोड़ दी गई, बेड तोड़ दिए गए, दवाइयाँ फेंकी गई, मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। डॉक्टर्स नहीं थे। लेकिन हैरत की बात है, 7,000 की भीड़ यहाँ पर जमा होती है, सिर्फ 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हाँ, सवाल है, ये आप भी सोचें,
मैं भी सोचता हूँ 25 लोगों को गिरफ्तार। पुलिस खुद कह रही है 7,000 की भीड़ थी। देखिए वीडियो जब ये इमरजेंसी में कैमरा पे यहाँ दिखाओ, ये इमरजेंसी जब तोड़ा जा रहा था तो मैं इसके पास से ही मैं लाइव कर रहा था, मैं और मेरा एक फ्रेंड हम लोग लाइव कर रहे थे। तो यहाँ पे जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की है उनका सर्किल बनकर अब तक तस्वीर नहीं आया है। पता नहीं मे भी कुछ ऐसे लोगों की तस्वीर आई है जो देखने आए थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल लोग तो तमाशा देखने के लिए कहीं भी चले जाते हैं। फ्री में जो तमाशा दिखता है लोग इसे तमाशा ही समझ कर देख रहे थे। तो तमाशा देखने के लिए लोग आए थे, और जो गुंडे आए थे, मैं उन्हें गुंडा कहूँगा क्योंकि वो गुंडे ही हैं जो एक सरकारी प्रॉपर्टी को या पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ सकते हैं, डॉक्टरों को मार सकते हैं, वो गुंडा ही हो सकते हैं। किसने बुलाया नहीं बुलाया मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपील ये ज़रूर करूँगा कि इसकी जांच हो, एक एक व्यक्ति को पकड़ा जाए, उन्हें पकड़कर कार्रवाई की जाए, कौन से झंडे से है, कौन सी संस्था से है, बिना इस पर पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि हम कोई कलर नहीं देखेंगे, ये हमारा इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चल रहा है जो 14 अगस्त की रात को हुई है। चलिए विनीत गोयल सर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और कई बार उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। मैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा और अपनी बात भी यहाँ ख़त्म करूँगा कि जिस तरह से उन्होंने 25 गुंडों को पकड़ा है, उसी तरह उस आरोपी को भी अगर वो पकड़ लेते हैं तो शायद ये आज धरना ना होता, ओपीटी बंद ना होते, इमरजेंसी बंद ना होते, इस हॉस्पिटल को तोड़ा ना जाता।